हाउ टू पिक द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। वो बरसाती मेंढक नहीं जो कभी कभी रिटर्न्स देते हैं और अननेसेसरली ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो वाले म्यूचुअल फंड्स जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं बिना ज्यादा वोलेटिलिटी के। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा किसी भी एक कैटेगरी में जहां पर 50 या 100 म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, उसमें से टॉप 3 कैसे ढूंढने हैं। इट्स अ रादर सिंपल 10 स्टेप प्रोसेस जिसमें हम लेयर बाय लेयर म्यूचुअल फंड्स की कमियां निकालेंगे और उन कमियों के बेसिस पर उन्हें एलिमिनेट करते हुए ऑटोमेटिकली टॉप फंड्स तक पहुंच जाएंगे। वेलकम टू मिनट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप। लेट्स बिगिन। वैसे तो हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, बट आप फिर भी किसी भी एक कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकालना चाहते हो तो भी आपको 50 या 100 फंड्स एनालाइज करने हैं। एंड सबसे कम टाइम में इतने सारे फंड्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको लगेगा एक म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। और मैं आपको सिखाने के लिए यूज करूंगा टिकर टेप का स्क्रीनर, बिकॉज टिकर टेप ने स्पॉन्सर किया है। थिंक ऑफ इट द अदर वे, कोई ना कोई स्क्रीनर आपको यूज करना है एंड इट इज अस हु रीच्ड आउट टू टिकर टेप कि भाई हमें म्यूचुअल फंड सिखाना है अपनी जनता को, क्यों ना आप हमें स्पॉन्सर करें, दोनों का फायदा हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि मैं पर्सनली टिकर टेप ही यूज करता हूं एंड इट वुड बी माय प्लेजर टू शो यू हाउ आई यूज इट। टिकर टेप डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में दिया है, उस पर क्लिक करके आप भी टिकर टेप पर जाकर ये सारी एक्सरसाइज मेरे साथ साथ फॉलो कर सकते हो। एंड नीडलेस टू से जो भी नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपने हिसाब से किसी भी स्क्रीनर से भी परफॉर्म कर सकते हो, बट आई वुड अप्रिशिएट कि आप टिकर टेप से करें। तो अब आपको ऊपर स्क्रीनर पर क्लिक करना है, उसके बाद म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करना है। अब वैसे यहाँ पर 1671 म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं, बट हम कुछ फिल्टर्स लगा के इसे कम कर देंगे। सबसे पहले हम कमोडिटी, डेट, हाइब्रिड एंड अदर फंड्स को हटा देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड ढूंढने की बात हो रही है और इक्विटी में भी मैं वन ऑफ द पॉपुलर कैटेगरीज चुनता हूं, फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि काफी लोगों को इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है। सिर्फ एक फिल्टर लगाते ही मेरे पास अब 1600 की बजाय 41 फंड्स हैं, बट ये भी बहुत ज्यादा है, इसमें से हमें सिर्फ 3 ढूंढने हैं। यहाँ पर 3 फिल्टर्स ऑलरेडी लगे हैं, AUM, CAGR ऑफ 3 years एंड एक्सपेंस रेशो। अभी एक्सपेंस रेशो में उड़ा देता हूँ, थोड़ा लास्ट में लगाएंगे। अब हम एड फिल्टर पर जाएंगे और धीरे धीरे अपने फिल्टर्स लगाएंगे। सबसे पहले 3 year एवरेज के जस्ट बाजू में मुझे चाहिए रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी 3 years। इसका मतलब क्या है, वहीं लिखा है फंड परफॉर्मेंस रिलेटिव टू इट्स कैटेगरी एवरेज ओवर द लास्ट 3 years। इस कॉलम में जो ये नंबर्स हैं ये एक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में रखा है फंड का रिटर्न और डिनोमिनेटर में रखा है कैटेगरी एवरेज, दोनों 3-3 साल के। तो मतलब अगर ये फ्रैक्शन 1 है मतलब फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज के बराबर है। 1 से ज्यादा है तो मतलब इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 1 से कम है तो मतलब अंडर परफॉर्म किया है। उसके बाद हम सेम चीज लगाएंगे बट फॉर 5 years, यानी CAGR ऑफ 5 years एंड रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी 5 years। और फिर से करेंगे CAGR 10 years एंड रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी ऑफ 10 years। अब क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, मतलब ऐसा फंड जहां पर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम होती है पैसा कितना भी, कहीं भी, कैसे भी इन्वेस्ट करने की। दिस मेक्स इट अ वेरी हाई रिस्क फंड। तो इसका परफॉर्मेंस जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए देखेंगे उतना बेटर रहेगा और इसीलिए मैं CAGR ऑफ 3 years एंड कैटेगरी एवरेज ऑफ 3 years उड़ा देता हूं। अब हम एक और फिल्टर लगाएंगे विच इज रोलिंग रिटर्न्स। 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी किसी भी फंड के 5 year रिटर्न्स देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि आज से ठीक 5 साल पहले हम कोविड के क्रैश से रिकवर कर रहे थे और अगर आप 4-5 महीने बाद उन्हीं फंड्स का 5 year रिटर्न देखोगे तो 4-5% का डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि 3 year या 5 year रिटर्न्स आर पॉइंट A टू पॉइंट B रिटर्न। मैं आज चेक कर रहा हूं तो आज से पिछला 3 साल देखा जाएगा और कल चेक कर रहा हूं तो कल की डेट से पिछला 3 साल देखा जाएगा। वेयर एज 3 year एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न का मतलब ये है, एक रिटर्न निकलेगा 2013 से 2016 का, फिर 2014 से 2017 का, फिर 2015 से 2018 का। यू गेट द पॉइंट। एंड इन सारे रिटर्न्स का एक एवरेज निकाल के बोला जाएगा 3 year एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न। तो इसके बेसिस पर हम ढूंढ पाएंगे कि वो फंड्स कौन से हैं जो हर 3-3 साल के पीरियड में कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहे हैं और वो फंड्स कौन से हैं जो सॉर्ट ऑफ बरसाती मेंढक है। अगर ऐसे फंड्स ने कुछ 3 साल के पीरियड में बहुत बढ़िया रिटर्न दे भी दिया था बट उनका 3 year रोलिंग रिटर्न अच्छा नहीं है, तो मतलब ऐसे कई सारे पीरियड्स भी गए जिनमें वो रिटर्न्स नहीं दे पाए। नेक्स्ट फिल्टर हम लगाएंगे अल्फा। अल्फा का सिंपल मतलब है परसेंटेज आउट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड ओवर इट्स बेंचमार्क। हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेंचमार्क होता है निफ्टी 500 या फिर BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो मान लो निफ्टी 500 ने 12% का रिटर्न दिया और किसी फंड ने 13% का रिटर्न दिया तो उसका अल्फा हुआ 1%। उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे शार्प रेशो। इट इज अगेन अ फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन और न्यूमरेटर में रखा है
फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? मान लो आपके म्यूचुअल फंड का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये काफी बार ऊपर भी गया, काफी बार नीचे भी गया, बट अगर मैं इसका मीन लाइन ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। मीन मतलब एवरेज। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये हुआ कि वो अपनी मीन लाइन से कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है। अगर लार्जली अपनी मीन लाइन के पास रहेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन काफी कम है, बट अगर कोई फंड अपनी मीन लाइन के बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो मतलब इस फंड में वोलेटिलिटी ज्यादा है। मतलब रिटर्न्स तो दे रहा है बट कभी कभी ज्यादा ऊपर जाकर खुश कर देता है और कभी कभी जरूरत से ज्यादा नीचे गिरकर थोड़ा पैनिक भी देता है। और न्यूमरेटर में वो रिटर्न रखा है जो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा बनाया है इस पर्टिकुलर फंड ने। ये फ्रैक्शन बताता है कि म्यूचुअल फंड ने अगर रिस्क उठाया तो उसके कितना गुना रिटर्न्स जनरेट करके दिया। मतलब शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, क्योंकि ये बताएगा कि अगर म्यूचुअल फंड ने रिस्क उठाया है तो उसके बदले वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी लेकर आया। और अगर किसी फंड का ये नंबर नेगेटिव है उसे हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि ऐसे फंड्स ने रिस्क तो उठाया बट कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं बल्कि उल्टा नुकसान करवा के आया। बट ये शार्प रेशियो को कॉन्टेक्स्ट में समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी म्यूचुअल फंड मिल सकता है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को, कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर रहा है, बट उसका शार्प रेशियो ज्यादा है। आफ्टर ऑल है तो फ्रैक्शन ही ना। तो अगर किसी फंड के 6 या 8% ही रिटर्न्स हैं बट उसने कुछ भी रिस्क नहीं लिया था तो उसका शार्प रेशियो बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम 2 फिल्टर्स और लगाएंगे, फर्स्ट वोलेटिलिटी एंड सेकंड कैटेगरी स्टैंडर्ड डिविएशन। नीडलेस टू से वोलेटिलिटी ज्यादा है तो मतलब फंड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है एंड वाइस वर्सा। बट हम कैसे पता लगाएंगे कि लेट्स से 11.94 लिखा है, ये हाई है या लो? इसीलिए साइड में हमने लगाया कैटेगरी स्टैंडर्ड डिविएशन। ये उस कैटेगरी का एवरेज वोलेटिलिटी है। तो इस कैटेगरी के लिए 14.59 इज द एवरेज वोलेटिलिटी। तो हम ये बोल सकते हैं इससे ज्यादा वाले ज्यादा वोलेटाइल है, इससे कम वाले कम वोलेटाइल है। बस इतना ही करना है। सारे फिल्टर्स लगाने के बाद अब स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। अब सबसे पहला मेरा जनरल थंब रूल ये है कि मैं ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के डेटा को मैं बेटर एनालाइज कर पाऊंगा। बट देयर माइट बी सम कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, उसमें आपको जो म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे हो सकता है वो ज्यादा पुराने हो ही ना, क्योंकि इट्स अ फेयरली न्यू कैटेगरी। बट अभी हम फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं नए फंड्स को कंसिडर नहीं करना चाहूंगा। तो इसमें जिन फंड्स का 5 ईयर और 10 ईयर डेटा नहीं है उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? सिंपल है, 5 ईयर CAGR की लोअर लिमिट में जाकर मैं टाइप कर दूंगा 0 और 10 ईयर CAGR को भी लोअर लिमिट में डाल दूंगा 0। ऐसा करते ही 41 में से अब मेरे पास बस 19 फंड्स बचे हैं। और ये 0 डालने का कोई खास लॉजिक नहीं है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को ट्रिक किया कि जहां पर नंबर्स नहीं है वो हटा दो, क्योंकि मुझे 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। अब ये 19 फंड्स की लिस्ट में मेजॉरिटी फंड्स अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, बट आपको कुछ फंड्स में दिखेगा जैसे 0.96, इस फंड ने 5 साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट नहीं किया है। अब हम एक बार रोलिंग रिटर्न्स पे आ जाते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो सारे फंड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट हो जाएंगे। एंड ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि कुछ फंड्स का 29-25% रोलिंग रिटर्न है, वेयरएज नीचे वाले फंड्स का 10, 13, 14, 16 ऐसा भी है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था रोलिंग रिटर्न इज अ मच बेटर मेट्रिक, क्योंकि वो ये बताता है कि हर 3-3 साल के पीरियड में ऑन एन एवरेज इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो अगर ये 29% दिखा रहा है देन दिस फंड मस्ट बी रियली गुड। तो इस फंड को एक नए टैब में अपन खोलेंगे। ये फंड 2013 से चला आ रहा है, मतलब 12.5 साल पुराना फंड है, विच इज गुड। सिंस इंसेप्शन इसके 18% के CAGR हैं, 5 ईयर CAGR 26%, 3 ईयर CAGR 24%, बट 1 ईयर रिटर्न इज -7.5%। अभी हमें पता है कि पिछला 1 साल इंडियन स्टॉक मार्केट और निफ्टी के लिए काफी बुरा गया है और उसी पीरियड में इस फंड ने -7.5% रिटर्न्स दिए। अब लेफ्ट में फंड का स्कोर कार्ड है। सबसे पहले परफॉर्मेंस जो कि टॉप नॉच है। रिस्क को हाईलाइट किया गया है क्योंकि इस फंड की वोलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका शार्प रेशियो नेगेटिव है, मतलब ये फंड ज्यादा रिस्क उठाता है बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं लाता है। और इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है अराउंड 35%। कॉस्ट को एवरेज बोला गया है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देखते हुए, विच इज डिसेंट। कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि फंड्स ने जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो वेल डाइवर्सिफाइड है या नहीं। तो कॉम्पोजिशन वाइज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैल्यूएशन वाइज में, यानी उन कंपनीज का जो वैल्यूएशन चल रहा है कलेक्टिवली, वो करीब PE रेशियो के अकॉर्डिंग 32 है और PB रेशियो के अकॉर्डिंग 6 है। एंड लास्टली कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। उसके बाद हम फंड मैनेजर की डिटेल चेक करेंगे। इनके पास लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है। आपको ये भी चेक करना है कि इस फंड का कोई रिसेंटली मैनेजर चेंज हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर मैनेजर चेंज हो गया तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो पुराने वाले मैनेजर के लाए हुए नंबर्स थे। नए मैनेजर के आने के बाद से ये सारे मैट्रिक्स धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे और फंड का रिस्क प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगा। तो ये रिटर्न्स के जितने भी मैट्रिक्स अपन देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फाइनली इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वही वाला मैनेजर टिका हुआ है या वो जा चुके हैं और उसकी जगह कोई और आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, विल कम टू मैनेजर परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऐसे कई फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने 1 साल में -7.5% के रिटर्न्स दिए हैं और ऐसे भी कुछ मैनेजर्स हैं जिन्होंने +9% के रिटर्न्स दिए हैं। ये 15-16% का डिफरेंस हो जाता है 1 साल के पीरियड में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरे फंड मैनेजर्स हैं,
इसका मतलब ये है कि इनका फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, और जब स्टॉक मार्केट जनरली अच्छा नहीं करता है तो ये ज़्यादा गिरते हैं, विच इज़ एविडेंट हियर। एंड जब स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा तो ये रैंकिंग में बहुत जल्दी क्लाइंब भी कर जाएंगे और इनके रिटर्न्स बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा भी बनेंगे। सो हु इज़ दिस फंड फॉर? अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो फंड में 30% क्रैश देखने के बाद डरता नहीं है, उल्टा और पैसा डालता है। अगर आपने ऐसे टाइम पे और पैसा डाला तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी हायर देन द CAGR ऑफ द एंटायर फंड। फिलहाल मैं इस फंड को हटा रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि ये बुरा है, इसलिए क्योंकि मैंने बता दिया कि ये किसके लिए सही है। बट हमें आगे बढ़ना है, ये जानना है कि क्या ऐसे फंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो अच्छा रिटर्न्स भी दे रहे हैं और ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है इस फंड की तरह। तो पहला तरीका था रोलिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने का, दूसरा तरीका है शार्प रेशो के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सारे फंड्स शार्प रेशो के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आई विल स्टार्ट टू सी सम बैलेंस, जैसे कि पहले 3 फंड्स का शार्प रेशो भी अच्छा है, अल्फा भी अच्छा है 5.5%, 6.5% और 8.9%। रोलिंग रिटर्न्स भी अच्छे हैं, तीनों के 20% से ज्यादा है। और राइट साइड में वोलेटिलिटी, पहले 2 फंड्स की वोलेटिलिटी इज इवन लोअर देन द कैटेगरी एवरेज और तीसरे फंड की ज्यादा है। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ स्वीट स्पॉट। इनफैक्ट मैं 5 साल और 10 साल का जो कैटेगरी एवरेज आउट परफॉर्मेंस है वो भी देख सकता हूँ। तीनों फंड्स ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन तीनों फंड्स को अलग अलग टैब्स में खोल लेते हैं। पहले फंड का स्कोर कार्ड काफी क्लीन है एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट। कॉस्ट में इन्होंने हाईलाइट किया है कि एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड थोड़ा ज्यादा है। अब एक्सपेंस रेशो का मतलब ये होता है कि ये जो आपको 5 ईयर CAGR दिख रहा है 23.27%, इसका मतलब ये है कि ये वो रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स को मिला है एक्सपेंस रेशो पे करने के बाद, क्योंकि ये रिटर्न्स NAV रिटर्न्स होते हैं, मतलब नेट एसेट वैल्यू। मैंने पहले भी बताया था, नेट का मतलब वही है जिसमें से सारा एक्सपेंस रेशो कट चुका है। मतलब 0.63% का एक्सपेंस रेशो मैं हैप्पीली पे करूंगा अगर मुझे ऐसा रिटर्न मिल रहा है। तो एग्जिट लोड में हाईलाइट किया गया है कि ज्यादातर फंड्स का 1% होता है, बट यहाँ पर 2% है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 2 साल से पहले निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा। कॉम्पोजिशन भी ठीक है। इनफैक्ट कॉम्पोजिशन में इस फंड का रैंक 1 है, क्योंकि इस फंड की जो होल्डिंग्स है, जिन कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनका जो कलेक्टिव PE रेशो है वो 18 है और PB रेशो 4 है। और इनका 56% पैसा टॉप 10 कंपनीज में लगा है। मतलब किसी एक कंपनी में जरूरत से ज्यादा एलोकेट करके रिस्की नहीं बनाया फंड को। इनफैक्ट कॉम्पोजिशन और फंड मैनेजर आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, पोर्टफोलियो में जाऊंगा एंड मैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूंगा। मुझे ये भी जानना है कि कोई एक ऐसा सेक्टर तो नहीं है जिसमें फंड ने जरूरत से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। अब अगर वो सेक्टर पे उन्होंने हैवी बेट ले लिया है और वो सेक्टर कल को ना चले तो ये फंड दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरेगा, क्योंकि ये वेल डाइवर्सिफाइड नहीं था। उसके बाद आएंगे मैनेजर परफॉर्मेंस पे। यहाँ पर मैं आपको जो पहले बता रहा था कि कुछ मैनेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली लास्ट 1 साल में पॉजिटिव 8% या 9% के रिटर्न दिए और कुछ ने नेगेटिव 7.5% रिटर्न दिए। ये हमें बताता है कि ऐसे फंड्स थोड़े ज्यादा रेजिलियंट है, ये ज्यादा गिरते नहीं है जब मार्केट क्रैश होता है। अब हम चलते हैं दूसरे फंड में। इसके स्कोर कार्ड में रिस्क को एवरेज बताया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 41% है और शार्प रेशो वोलेटिलिटी भी ठीक ठाक है। इसका कॉस्ट ज्यादा बताया गया है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो पहले वाले फंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, 0.72%। कॉम्पोजिशन इसका भी ठीक है एंड मैं सिमिलरली मैनेजर परफॉर्मेंस भी देख सकता हूँ। थर्ड फंड में रिस्क, कॉस्ट, कॉम्पोजिशन तीनों को फ्लैग किया गया है। रिस्क इसलिए क्योंकि वोलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 37% है। कॉस्ट इसलिए क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो सबसे ज्यादा है, मतलब 0.86%। एंड कॉम्पोजिशन यहाँ पर लिखा है कि इस फंड ने जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है उनका कलेक्टिव PE रेशो है 59.4% और PB रेशो, इनफैक्ट इनका 78% पैसा टॉप 10 होल्डिंग्स में लगा है, मतलब ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फंड है। और आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पेज में अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको प्राइस कंपैरिजन दिखेगा। यहाँ पर आप इस फंड को कोई भी और 2 फंड से कंपेयर कर सकते हो। तो क्योंकि अपन ने 3 शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, तो इन तीनों को ही अगर कंपेयर कर लें तो आई कैन एक्चुअली सी कि हर टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन में कौन सा फंड कितना ज्यादा क्रैश होता है और कितना ज्यादा बढ़ता है। नाउ बैक टू आवर स्क्रीनर। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि जो टॉप 3 भी अपन ने पिक किए थे उसमें से थर्ड वाले को भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो सुपर कॉन्सेंट्रेटेड है, सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशो है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी है और बाकी दोनों से रिटर्न्स भी कम ही दे रहा है। अब बचे 2 फंड्स में कौन सा पिक करना है? एट दिस पॉइंट आप कोई ज्यादा गलत डिसीजन लेने के लायक हो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा फंड मैनेजर के बारे में पढ़ो। अगर एक फंड का बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है विद ओनली 1 फंड मैनेजर जो स्टार्टिंग से उसके साथ है, अब ऐसा फंड मैनेजर अगर रिजाइन कर देता है और इनकी जगह कोई और आ जाता है, तो अब आप समझ जाना कि वो फंड भी पूरा चेंज हो जाएगा। अंडर द न्यू लीडरशिप पूरा इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, रिस्क मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगे, रिटर्न एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी, वोलेटिलिटी चेंज हो जाएगी। फंड मैनेजर इज एवरीथिंग। नाउ टू समराइज, सबसे पहले अपन को एक स्क्रीनर बनाना है, ये सारे फिल्टर्स लगाने हैं। यू कैन ट्राई सॉर्टिंग आउट फंड्स ऑन बेसिस ऑफ
रोलिंग रिटर्न, बट मेक श्योर सारे लंबी ड्यूरेशन के फंड्स हो। कोई 3-5 साल पुराना फंड है तो उसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। हाई रोलिंग रिटर्न इज अ गुड साइन, बट फर्दर उस फंड को ओपन करके उसका रिस्क, उसका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, कॉन्सेंट्रेशन और फंड मैनेजर, बस ये चेक करना है। एंड उसके बाद अपने अंदर झांकना है कि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं या नहीं। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो वो 12.5 साल पुराना फंड जिसके सारे मैट्रिक्स अच्छे हैं बट शार्प रेशो ठीक नहीं है, वोलेटिलिटी ठीक नहीं है, आप उसमें इन्वेस्ट करने लायक हो। बट अगर बैलेंस ढूंढना है तो रोलिंग रिटर्न के साथ साथ शार्प रेशो और वोलेटिलिटी को भी एक बार देखना पड़ेगा। अब कुछ स्पेशल पॉइंट। नेवर चेज द फर्स्ट रैंक फंड एवरी ईयर। हर म्यूचुअल फंड फर्स्ट रैंक पर हर साल नहीं रह सकता। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि मैं हर बार म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लूंगा और उस साल जो फर्स्ट रैंक पे होगा सारा पैसा उसमें डाल दूंगा, तो आप वो फर्स्ट रैंक वाले रिटर्न्स कभी कमा ही नहीं पाओगे, उल्टा बहुत सारा पैसा गवा दोगे। सबसे पहले दूसरे फंड्स में जा रहे हो तो एक्सपेंस रेशो ज्यादा हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग फंड को बेचोगे उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए निकाले हैं उसमें से आपको 20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ गया, तो आप अब दूसरे फंड में 80,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो। वेयर एज अगर इस फंड को ना बेचते तो आपकी कंपाउंडिंग 1 लाख रुपए पर होती और अब आपकी कंपाउंडिंग 80,000 रुपए पर हो रही है। और ये तो आपने सिर्फ 1 साल किया है। ऐसा आप हर साल करने का प्लान बना रहे हो, विच इज अ डिजास्टर फॉर रेसिपी फॉर डिजास्टर। उसके बाद आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आपने म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले रिडीम कर लिया, और कुछ म्यूचुअल फंड में 2 साल का भी लिमिट होता है। तो आप जैसे ही 1 लाख रुपए निकालोगे और उस फंड पे 1% का एग्जिट लोड है तो आपको 99,000 रुपए मिलेंगे। तो 20 सालों के टेन्योर के लिए अगर आप 2-3% अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत ही बुरी स्ट्रैटेजी है। 2-3% अल्फा जनरेट नहीं हो पाएगा। तो जो अप्रोच मैंने आपको सिखाई है उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट फंड्स तक पहुंच जाओगे, बट वो हर साल नंबर 1 रैंक अटेन नहीं कर पाएंगे। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपके फंड्स आर लो कॉस्ट फंड्स जो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। आप इनफैक्ट स्क्रीनर में एक और फिल्टर लगा सकते हो, एक्सपेंस रेशो, और उसके अकॉर्डिंग भी फंड्स को सॉर्ट कर सकते हो। मैंने ये नहीं किया क्योंकि टॉप फंड्स ढूंढना अकॉर्डिंग टू शार्प रेशो वोलेटिलिटी वाज क्वाइट ऑब्वियस विद दिस कैटेगरी। बट किसी दूसरी कैटेगरी में आपको 3 फंड्स के बीच में डिसीजन लेना है और सब कुछ ही अच्छा दिख रहा है तो आप फिर नेक्स्ट फिल्टर लगा सकते हो एक्सपेंस रेशो का, ये जानने के लिए कि कौन सा फंड सिमिलर रिटर्न दे रहा है बट कम पैसा चार्ज करके। अब मैं आपको क्विकली एक दूसरी कैटेगरी में से भी टॉप फंड्स निकाल के बताता हूं। तो मैं इसी स्क्रीनर पर आऊंगा, कुछ नहीं हटाऊंगा, बस फ्लेक्सी कैप को अनचेक करके दूसरी कैटेगरी क्या ले बताओ। स्मॉल कैप, लेट्स पिक स्मॉल कैप। उसके बाद मैं थोड़ा शार्प रेशो को एडजस्ट करूंगा। मैंने अभी लोएस्ट वैल्यू लिख दी -0.01 और ऑटोमेटिकली मेरे पास अब 5 ही फंड्स आए हैं। यहाँ पर शार्प रेशो की थोड़ी तंगी है। कैटेगरी स्टैंडर्ड डिविएशन है 18.3 का, उसके अकॉर्डिंग 2 फंड्स का ही वोलेटिलिटी उससे कम है, बाकियों का ज्यादा है। अब जैसा मैंने आपको बोला था 5 ईयर रिटर्न अभी ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का आपको अच्छा दिखेगा क्योंकि आज से 5 साल पहले चल रहा था कोविड का रिकवरी फेज। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है 32%, 29%, 34%। बट अगर आप रोलिंग रिटर्न देखोगे तो काफी डिफरेंस है, 23% भी मिलेगा एंड 34% भी मिलेगा। इस लिस्ट में सभी फंड्स अपने 5 ईयर कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं और जिनका 10 साल का डेटा है वो अपने कैटेगरी एवरेज को 10 साल पर भी बीट कर रहे हैं। अल्फा तो कुछ ज्यादा ही है, मतलब 11.5% और 10.5%। मतलब इसका जो बेंचमार्क है स्मॉल कैप्स में BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है बेंचमार्क, उससे 11.5 और 10.5% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं शार्प रेशो के अकॉर्डिंग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट करूं तो पहले 2 फंड्स का 10 साल का डेटा नहीं है, दोनों की ही वोलेटिलिटी एवरेज से ज्यादा है। बट क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स दोनों के बढ़िया हैं तो दोनों को हम साइड बाय साइड खोलेंगे और बिल्कुल वही एक्सरसाइज करेंगे जो हमने पहले की थी। तो आपको पता चलेगा कि एक फंड का कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं है क्योंकि उसकी प्राइस टू अर्निंग्स 43 है और कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। 32% पैसा टॉप 10 कंपनीज में लगा है, वेयर एज दूसरे फंड में 30% पैसा टॉप कंपनीज में लगा है और प्राइस टू अर्निंग्स ऑलमोस्ट आधा है, मतलब उसको 10 on 10 मिला है। फिर आप वापस नीचे कंपैरिजन में आओगे, इन दोनों फंड्स को साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हो एंड दैट्स अबाउट इट। ये तो था एक कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे ढूंढने हैं, बट अभी पोर्टफोलियो बनाना बाकी है क्योंकि अगर आपने पोर्टफोलियो लेवल पर अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो ये फंड्स कोई काम के नहीं है। और एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको अलाउ करेगा हाउ टू बाय लो एंड सेल हाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिखा दूंगा, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि अगला वीडियो आ जाए तो आप उसे देख लें। दैट बीइंग सेड, ऑल द बेस्ट, बाय।